देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून में आदि गौरव महोत्सव का धूम, दिखे जनजातीय समाज के रंग, वोकल फॉर लोकल का नारा बुलंद, सीएम धामी ने कलाकारों संग किया डांस। प्रदेश सरकार ने शुरू की आगामी बजट की तैयारी, विभागों से मांगी प्रस्ताव, बजट के लिए 20 दिसंबर तक सभी विभागों को ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने के निर्देश। भूपैकुंड श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने से महज 2 दिनों का समय शेष, 17 नवंबर को 9:07 पर कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। उत्तराखंड में हवाई सेवाओं के विस्तार पर जोर, 5 नए शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी, यूकाडा के एविएशन कंपनियों से मांगा गया आवेदन। बद्रीनाथ धाम में जल्द 24 घंटे मिलेगी बिजली, पहले गैस इंसुलेट सब स्टेशन बनाया जाएगा, बैठक में लगी मुहर। लगातार 5वें दिन भी राजधानी दून की हवा बहुत खराब की गई दर्ज, काशीपुर ऋषिकेश में मध्यम रही हवा की गुणवत्ता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। राजधानी देहरादून में इन दिनों केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के द्वारा आदि गौरव महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कलाकारों के साथ डांस भी किया। आदि गौरव महोत्सव 2024 में उत्तराखंड सहित देश के तमाम जनजातीय संस्कृतियों का रंग देखने को मिल रहा है। आदि गौरव महोत्सव में जनजातीय प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में कपड़े, लकड़ी, कलाकृतियां, घर की सजावट के सामान, पहाड़ी व्यंजनों के साथ कई चीज़ों को शामिल किया गया है। देहरादून में चल रहे आदि गौरव महोत्सव में मनमोहक आदिवासी सांस्कृतिक प्रदर्शन के साथ उत्तराखंड के आदिवासी समुदायों की समृद्ध विरासत को जीवित कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उनका बधाई देता हूं कि भगवान बिरसा मुंडा का जो देश की आजादी हो या वहां के लोगों के लिए संघर्ष करना हो, सभी समाज को जागृत करने का काम हो, जो भगवान बिरसा मुंडा ने किया, उनकी याद में जो आज नामकरण किया गया है, निश्चित रूप से ये पूरे देश के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला दिन है, गौरवान्वित करने वाला निर्णय है। मैं बहुत बधाई देता हूं सभी देशवासियों को, सभी हमारे आज जो जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है, गौरव दिवस, उसके लिए जनजातीय समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे राज्य के अंदर भी 5 जनजातियां हैं और अलग अलग स्थानों पर रहती हैं, चाहे हमारी भोटिया जाति हो, थाड़ू, बुक्सा, राजी और जौनसारी। तो सभी जातियां आगे आएं और समाज की मुख्य धारा से जुड़ें, उनको हर प्रकार की सुविधा मिले, उनको आगे बढ़ने के लिए कौशल, उनके लिए ट्रेनिंग, शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकल्प चल रहे हैं। शिक्षा के जहां एटीएस चल रहे हैं, वहीं हमारे एकलव्य आवासीय विद्यालय चल रहे हैं। उन क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए अनेक योजनाएं जो है राज्य की सरकार कर रही है, केंद्र की सरकार कर रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस पूरे समाज को आगे लाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उत्तराखंड राज्य भी उसको तेजी से आगे बढ़ा रहा है। केदारनाथ उपचुनाव को जीतने की तैयारियों में रात दिन लगी धामी सरकार की टेंशन उपनल कर्मचारियों के आंदोलन ने बढ़ा दी है। नाराज उपनल कर्मचारियों ने सचिवालय का घेराव किया। इस घेराव में हजारों की संख्या में उपनल कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। साथ ही सरकार से उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने की मांग की। बता दें कि प्रदेश भर में इस समय 22,000 से ज़्यादा उपनल के कर्मचारी हैं, जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं सचिवालय कूच के दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को सचिवालय बुलाया। इस वार्ता में मुख्य सचिव ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव की वजह से आचार संहिता लागू है, इसलिए तत्काल इस विषय पर निर्णय नहीं किया जा सकता। 24 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक कराई जाएगी। जितने भी यहाँ पर उतना पैसा नहीं मिलता है, उतना मानदेय नहीं मिलता है। उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में तैनात 22,000 से ज्यादा उपनल कर्मचारियों ने एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ ली है। नाराज उपनल कर्मचारी पिछले लंबे समय से नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने की मांग कर रहे हैं। सरकार से हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई उचित कार्रवाई न होने से कर्मचारियों में काफी नाराजगी है।
नाराज उपनल कर्मचारियों ने सचिवालय का कूच किया। इस कूच के दौरान भारी हंगामा हुआ तो वहीं कांग्रेस ने भी लगे हाथ इस आंदोलन को समर्थन देकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मैं महासंघ से प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। मैं इस वक्त मेरा नाम है। हम लोगों को बड़ा दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में निर्णय दिया था कि इन कर्मचारियों को समान काम समान वेतन मिले, नियमित चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। उसके विपरीत राज्य सरकार एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट गई। अभी 18 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से भी एसएलपी राज्य सरकार की खारिज हो गई है और यह आदेश हुआ है कि जो हाईकोर्ट का आदेश है उस सभी कर्मचारियों पर पालन किया जाए। कोर्ट में जो निर्णय हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के बारे में 2018 में दिया था, उसके खिलाफ राज्य की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में 6 साल के लंबे इंतजार के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी, अब राज्य की सरकार को जिद में नहीं लड़ना चाहिए। सरकार को सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का सम्मान करना चाहिए और चरणबद्ध तरीके से उपनल कर्मचारियों के समायोजन के लिए नीति बनानी चाहिए। देखिए, ये बड़े जटिल विषय हैं और जब मैं सरकार की बात सोचता हूँ कि सरकार में बैठ के कैसे काम होता है, अब इस प्रदेश में एक बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। पहले हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाते हैं या उपनल के माध्यम से लगाते हैं, पीआरडी के माध्यम से लगाते हैं और कई बार आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से लगाते हैं। उस समय एक स्थिति रहती है, किस तरह आप हमको लगा दीजिए। उस समय की जो सेवा शर्तें होती हैं उसमें बड़ा स्पष्ट होता है कि ये टेम्पररी अरेंजमेंट है, अस्थायी नियुक्तियाँ हैं। और जब हम कुछ समय तक काम कर लेते, हमारी संख्या बढ़ जाती है, फिर हम आकर उसको एक संगठन बनाकर उसको करके फिर परमानेंट की मांग करते हैं। ये बात सही है कि जो लोग हैं, जो भी सेवाओं में हैं, वो भी हमारे अपने लोग हैं, राज्य उनका भी है और हर किसी को आर्थिक संसाधन चाहिए। आपको बता दें कि प्रदेश भर में इस समय 22,000 से ज्यादा उपनल के कर्मचारी हैं जो अपने विभिन्न मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं सचिवालय कूच के दौरान मुख्य सचिव राधा दतूड़ी ने कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को सचिवालय बुलाया। इस वार्ता में मुख्य सचिव ने जल्द मुख्यमंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक कराने का आश्वासन दिया। वहीं इस आश्वासन के बीच धामी सरकार ने उपनल कर्मियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। याचिका में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी को निरस्त करने की मांग की गई है, जिसके बाद राज्य में सियासत भी गर्मा गई। हरीश रावत ने उपनल कर्मचारियों के समर्थन में मौन उपवास रखा और साथ ही सरकार के इस निर्णय को कर्मचारियों के साथ विश्वासघात बताया है। ये धोखा भी है उनके साथ और अन्याय भी है। आप अपने कर्मचारियों के साथ कैसे अन्याय कर सकते हो? हाईकोर्ट ने एक रास्ता सुझाया है, उसको मानना चाहिए। पहले हमारी सरकार ने भी एक रास्ता बनाया था जिसको उपनल कर्मियों ने उसमें नहीं माना था। यदि मान लेते तो आज तक सारे उपनल कर्मी नियमित हो जाते। लेकिन अब जो भी है उन्होंने और हमारे जो ये अंशकालिक टीचर हैं, अतिथि शिक्षक, ये लोग उस समय हमारे वो उजाड़ू बल्दों के कहने पर भड़का आ गए और इसलिए गलत रास्ता पकड़ लिया उन्होंने। बिल्कुल, अगर उनको चिंता होती है, उनको अंतर्मन में झांकना चाहिए कि आदरणीय रावत जी, आपकी कृपा से तो वो हाईकोर्ट गए थे, आपकी सरकार थी। 2018 में जो निर्णय हाईकोर्ट का आया था, आखिर वो उन्होंने दायर कब की थी? आपके कार्यकाल में वो उनकी अगर आप नियमित कर लेते तो वो कोर्ट न जाते। आज आप केवल लोग दिखावा करने के लिए दोषी आप हैं, दोष आपका है और भुगतना औरों को पड़ रहा है। तो ये अगर आपने उस समय उनके पक्ष में निर्णय किया होता तो आज ये सड़कों पर न होते। कुल मिलाकर उपनल कर्मचारियों के मामले में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। उपनल कर्मचारियों के साथ विपक्ष के दबाव ने सरकार के टेंशन को बढ़ा दिया है। इसी बीच सरकार की ओर से उपनल कर्मियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका के बाद सरकार पर हमला तेज हो गया है। सवाल ये है कि क्या उपनल कर्मियों की समस्या का समाधान सरकार के पास है? क्या इन कर्मचारियों का आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा या कोई समाधान भी निकलेगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर देश के पीएम मोदी ने देश के बोक्सा जनजाति समुदाय के लोगों से संवाद किया। इसी क्रम में कोटद्वार क्षेत्र के अंतर्गत हल्दुक्ता में एवियन पब्लिक स्कूल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोक्सा समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री के भाषण को सुना।
जातीय गौरव दिवस के इस अवसर पर गुप्सा जनजाति के महानुभाव और माननीय मुख्य अतिथि जो माननीय विधायक राजकुमार मौर्य हैं और उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इसमें विभिन्न विभागों की 14 से 15 ऐसी स्कीम्स थी जिनमें हम लोगों ने बेनिफिट्स दिए और मल्टीपल डिपार्टमेंटल चीज़ों में जो सैचुरेशन का लेवल भी अचीव किया गया। जहाँ हमारे अभी भी प्रयास किए जाएंगे उसके लिए भी मेरे द्वारा अधिकारी को निर्देशित किया गया और इस अवसर पर मैं हमारे समुदाय के सदस्यगण हैं उन्हें यही एश्योरेंस दे रहा हूँ कि हम गंभीरतापूर्वक कार्य को समाप्त करें। खबर नानक मत्ता से है। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर नगर में महानगर कीर्तन निकाला गया। इसमें हजारों की संख्या में संगत शामिल हुई जो बोले सोनेहाल सत श्री अकाल के उद्घोष से माहौल शक्तिमय हो गया। संगत के ने दरबार साहिब में मत्था टेका। इस दौरान गुरु का अटूट लंगर भी बांटा गया। प्रकाश पर्व के अवसर पर शुक्रवार की सुबह से ही संगत का गुरुद्वारा में आना शुरू हो गया था। हर साल की तरह इस साल भी श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश पर्व इलाके दीयां संगतां दूर दराजे तो पहुँच के और बहुत श्रद्धा ते उत्साह नाल मना रही हैं। पावन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अगवाई में पंज प्यारिਆਂ की रहनुमाई में नाल होर जिहड़े स्कूली बच्चे रंजीत अखाड़ा बैंड ते इलाके की सारी संगत पैदल भी चल रही है। झाड़ू वालियां बीबियां सिंह भी नाल झाड़ू की सेवा कर रहे हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ इस प्रकाश पर्व की। ਅਸੀਂ हर साल खालसा इस तरह चढ़ती कला के नाल इस पर्व को मनाई। नैनीताल जिले की प्रसिद्ध घोड़ा लाइब्रेरी जिसका जिक्र मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। ये घोड़ा लाइब्रेरी एक और नूतन आयाम विकसित करने जा रही है। संकल्प यूथ फाउंडेशन के तत्वाधान में 8 जनवरी 2025 से 14 जनवरी 2025 तक कोटाबाग नैनीताल में घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछाड़ महोत्सव 2025 आयोजित किया जा रहा है। कोटाबाग में एक निजी बैंक्वेट हॉल में कोर कमेटी के साथ बैठक के उपरांत संकल्प यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं घोड़ा लाइब्रेरी के संस्थापक शुभम बदानी ने बताया कि यह महोत्सव उत्तराखंड की लोक संस्कृति, पुस्तक और प्रकृति का अनोखा संगम होगा। आगामी 8 जनवरी 2025 से 14 जनवरी 2025 तक संकल्प यूथ फाउंडेशन के तत्वाधान में एक घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछाड़ महोत्सव नैनीताल जिले के कोटाबाग विकासखंड में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव को पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज कोटाबाग में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव के अंतर्गत पुस्तकों, प्रकृति और पहाड़ का एक अनोखा संगम सभी को देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इस महोत्सव में कई सारी बाल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जैसे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता इत्यादि। इसके साथ साथ पुस्तकों का एक मेला भी यहाँ पर आयोजित किया जाएगा और इसके साथ साथ उत्तराखंड के कई सारे परंपरागत खेल हुआ करते थे जो आज विलुप्ति के कगार पर हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 1991 बने नैनी सैनी एयरपोर्ट से अभी तक पूर्ण रूप से कॉमर्शियल हवाई सेवाएं संचालित न किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने केंद्रीय सिविल लाइंस मिनिस्ट्री से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। किन किन जगहों से अभी तक वहाँ उड़ान संचालित की जा रही है और भविष्य में हवाई सेवाएं संचालित करने के लिए उनके पास क्या प्लान है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद तिथि नियत की है। पट्टी जो पिथौरागढ़ में बनी हुई है वहाँ पर पिछले 1.5-2 साल से ये याचिका के तहत विभिन्न आदेश हुए हैं, जिसके क्रम में वहाँ पे अभी कुछ उड़ानें उड़नी शुरू भी हुई हैं और लेकिन कोर्ट के सामने ये तथ्य आया था कि जो केंद्र सरकार की उड़ान योजना है उसके तहत विभिन्न स्थानों से पिथौरागढ़ में फ़्लाइट अभी दिखाई जा रही हैं, जबकि अभी रेगुलर फ़्लाइट्स एक हफ्ता पहले ही दिल्ली से 3 दिन और देहरादून से 14 सीटर प्लेन की शुरू हुई है। तो उसको लेकर कोर्ट ने आज केंद्रीय जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसका जवाब तलब किया है 4 सप्ताह में। अब खबर कुमाऊं से है, जहां कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने हल्द्वानी कैंप कार्यालय में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक की, जिसमें कुमाऊं के सभी
6 जिलों में पेयजल योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। वर्तमान में कुमाऊं में कुल 3,411 पेयजल योजनाएं हैं, जिनमें से 2,444 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 967 योजनाओं पर कार्य जारी है। कारण था स्रोतों में पानी सूख गया था इस बार। जल जीवन मिशन की अभी मीटिंग हुई है, इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट से बात हुई है और जो एजेंसीज इसमें काम कर रही हैं, जल निगम, जल संस्थान, कुछ एक जगह पे इरिगेशन भी, इन सब की डिटेल समीक्षा हुई है। और इसमें अभी जो निर्देश दिए हैं डिपार्टमेंट्स को, ज़्यादातर स्कीम्स तो हमारी पूरी हो गई हैं और जो बचती हैं उसमें से अधिकतर हम दिसंबर तक पूरी कर लेंगे। कुछ जो ऐसी मल्टी स्टेज पंपिंग स्कीम्स हैं और कुछ ऐसी स्कीम्स जिसमें एस्टीमेट को रिवाइज करना पड़ा किसी भी कारण से, जहाँ पे पूर्व में डीपीआर में कोई गलती हो गई हो या बोरिंग सक्सेसफुल नहीं हो, नए सिरे से बोर करना हो, ये कुछ ऐसे काम हैं जो आगे जाएंगे और अगले वित्तीय वर्ष में पूरे हो पाएंगे। इसमें लेकिन सभी डिस्ट्रिक्ट से मेरे निर्देश ये हैं कि एक तो जो दिसंबर तक हम पूरे कर रहे हैं, इनके जो टारगेट्स बनाए गए हैं, जो इनके इंडिविजुअल माइलस्टोन्स बनाए गए हैं, इसको प्रत्येक दशा में फॉलो किया जाए और अगर कोई माइलस्टोन मिस करता है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बागेश्वर से है, जहां जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन कपकोट क्षेत्र के विधायक सुरेश सिंह गढ़िया के द्वारा किया गया। युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गुरुड़, कपकोट और बागेश्वर विकासखंड से चयनित छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। बागेश्वर के डिग्री कॉलेज में आयोजित खेल महाकुंभ में बालक वर्ग के 600 मीटर में दौड़ में गणेश सिंह, विशाल बैसोड़ा व हर्षित कपकोटी ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं बालिका वर्ग की 600 मीटर दौड़ में कल्पना जोशी ने प्रथम, रुचि ने द्वितीय और तो गुंजन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जनपद बागेश्वर के अंदर खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है और मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों के अंदर अलग अलग स्थानों में जो हमारी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को आगे लाने का काम जो सरकार ने सोचा है, हम उस उद्देश्य में आगे उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारे बागेश्वर जनपद के लोगों ने कई स्थानों पर गोल्ड हासिल किया है, कहीं कांस्य पदक जीता है, कहीं रजत पदक जीता है। तो अलग अलग स्थानों पर आप देख रहे हैं मेरे गाँव के रहने वाली जो क्रिकेट की खिलाड़ी है, उसका चयन अभी थोड़े दिनों पहले 2020 में हुआ है। बीते 12 नवंबर को उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने मुरादाबाद रोड स्थित एसएसपी कार्यालय में प्रत्येक बुधवार को बैठक कर जन समस्याएं सुनने के लिए लोगों की फरियाद सुनी, जिसमें एक महिला ने एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने परमानेंट जॉब लगाने के लिए युवती और उसके सहेली से करीब 8.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। एसएसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को निर्देशित किया। पुलिस ने सूची और पुलिस टीम बनाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विभिन्न फरियादियों के द्वारा अलग अलग प्रकरणों में अपनी फरियाद रखी गई थी। उसी में एक पीड़िता द्वारा अपना एक प्रकरण बताया गया था कि उसमें एक लड़का जो कि मैट्रिमोनियल साइट पे उससे सबसे पहले दोस्ती करता है, उसके बाद से उसको शादी का झांसा देता है और वो अपना परिचय ये देता है कि वह फार्मासिस्ट के पद पे है सरकारी अस्पताल हल्द्वानी में और उसकी ऊंची लेवल पे जान पहचान है। उसने अपना भी जो नियुक्ति है वो इसी माध्यम से कराई है, तो तुम कुछ पैसों का इंतजाम करो तो मैं तुम्हारी भी सरकारी नौकरी दिला दूंगा। इस पे जो हमारी फरियादनी है, जो पीड़िता, वो विश्वास करती है और अपने पास से लोगों से कर्ज लेकर के जो अपने पास जमा पूंजी थी वो लगभग 3.5 लाख रुपए और इसी तरीके से लगभग 5.5 लाख रुपए के करीब में वो अपनी एक देहरादून में कोई लड़की है उसके माध्यम से इसको दिलाई। इस तरह से ये 8,57,000 रुपए ले लेता है और लेने के बाद यह व्यक्ति उनको ब्लैक लिस्ट पे डाल देता है, उनके फ़ोन नहीं उठाता। ये पीड़िता लगातार उसकी डिटेल प्राप्त करने का प्रयास करती है। गदरपुर सकैनिया रोड स्थित राशन डीलर के पुत्र ने एक 10 साल के मासूम बच्चे को
हाथ में डंडा लेकर थप्पड़ मारकर पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 10 सेकंड के इस वीडियो में बच्चे की पिटाई होते देखा जा सकता है। इस वीडियो को देखकर हर कोई दंग रह गया। मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस वायरल वीडियो की चारों ओर निंदा की जा रही है। पिटाई घायल बच्चे के पिता ने थाने में तहरीर देकर आरोपी गौतम गनेजा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये वीडियो आ चुका है पुलिस के संज्ञान में और इसमें सुसंगत धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई आगे की जा रही है। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोग ये अपील करना चाहेंगे कि अपने जितने भी प्रतिष्ठान है वहाँ पर जो नाबालिग बच्चे हैं उनको किसी भी तरह से एम्प्लॉय नहीं करना है और ये कानूनन जुर्म भी है। और जो भी इस प्रकार से जो बच्चे हैं नाबालिग जिनकी आयु सीमा निर्धारित सीमा से कम है उनसे अगर कोई बाल श्रम कराते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भविष्य में भी की जाए। नैनीताल के रामगढ़, भीमताल, मुक्तेश्वर, नाथुआखान, बेताल घाट आदि पहाड़ी क्षेत्रों में लोग नियमों का उल्लंघन कर व्यावसायिक व अन्य कार्यों में जुटे हैं। राज्य सरकार ने अब ऐसे बाहरी लोगों को जमीनों के लिए नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। नैनीताल जिला प्रशासन ने ऐसे 64 लोगों को नोटिस जारी कर भूमि का हाल पूछा है। उत्तराखंड के नैनीताल व आसपास एक घर या संपत्ति होना कई लोगों की पहली इच्छा होती है। यहाँ बाहरी लोग नगर निगम सीमा के बाहर अधिकतम 250 वर्ग मीटर भूमि खरीद सकते हैं। ऐसे में ये लोग भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए भूमि का कृषि उपयोग के लिए दिखाते हुए अनुमति ले लेते हैं। हालांकि वो लोग भूमि में व्यावसायिक उपयोग करते हैं। ऐसे में लोग यहाँ के नेताओं और अधिकारियों के साथ मिलकर सरकारी भूमि को सशर्त अपने नाम करा लेते हैं। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में बाहर के लोगों को ज़मीन लेने के लिए कुछ वर्ग मीटर से ज़्यादा परमिशन की आवश्यकता होती है। तो उसी के संबंध में सरकार की नीति के अंतर्गत हमारे द्वारा चेकिंग की गई थी। उसमें बहुत से लोगों के वायलेशंस पाए गए थे जिन्होंने कृषि प्रयोजन के लिए भूमि खरीदी पर कृषि के लिए यूज़ नहीं किया, जिन्होंने योग या साधना के लिए भूमि खरीदी पर उसके लिए यूज़ नहीं किया, या उद्योग के लिए भूमि खरीदी और उसके लिए यूज़ नहीं किया। तो 1-2 साल की लिमिट होती है जिसके भीतर आप जिस प्रयोजन के लिए भूमि खरीद रहे हैं उसके लिए आपको उसका उपयोग करना होता है। तो क्योंकि उनके द्वारा उपयोग नहीं किया गया अतः हमारे द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है और उनको विधिक नोटिस दिए जा रहे हैं 167 के अंतर्गत। और एक बार उनका जो पक्ष है सुनने के बाद जो भी उसमें निर्णय किया जाएगा वो कानूनन जो निर्णय होगा वो किया जाएगा। तो फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। आगे देखिए के न्यूज़ का खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का